भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनको बीजेपी चाणक्य के तौर पर प्रोजेक्ट करती है, लेकिन आप देखिए कि अमित शाह जी ने क्या बयान दे दिया और अब उनका ही बयान कहीं बीजेपी पर बैकफायर ना कर जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा, तस्वीर देखिए आप जरा, बाकायदा अमित शाह के फोटो लहराते हुए कहा कि कैसे हमारे उम्मीदवारों को बंधक बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि वो नॉमिनेशन ना कर पाए। जनसुराज के एक उम्मीदवार का फोन स्विच ऑफ आता है और उसके बाद में अमित शाह पूरे दिन, ये प्रशांत किशोर ने कहा कि पूरे दिन उनको अपने साथ रखा ताकि वो नामांकन ना कर पाए। मतलब अमित शाह जी की ये स्थिति है, या फिर यूं कहें कि प्रशांत किशोर की इतनी तगड़ी मजबूत दावेदारी है कि अमित शाह जी को उनके उम्मीदवार को पूरे दिन घुमाना पड़ता है। इस बात को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा उस बयान पर बात कर लेते हैं जो बयान अमित शाह जी ने दिया। दरअसल ये देखिए, अमित शाह जी अभी एक कार्यक्रम में थे और एक कार्यक्रम में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप इस मंच से ये कह सकते हैं कि बिहार से जो पलायन होता है वो रुक जाएगा, बिहार में अब फैक्ट्री लगेंगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, ये सवाल जो उनसे पूछा गया था। और इस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया, जवाब आप सुनिए जरा गौर से। वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन वो जवाब क्या दे रहे हैं जरा सुनिए। उनका जवाब कुछ ऐसा था कि बिहार में भूमि की कमी है। अब जरा बताइए, बिहार छोटा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, या बिहार में इतनी भूमि भी नहीं है कि कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती है? अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में भूमि की कमी है, ये अमित शाह जी ने कहा। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री चाहिए तो उसके लिए बड़ी भूमि भी चाहिए, इसलिए बिहार में बड़ी इंडस्ट्री लगाना वो संभव नहीं है या उसके लिए परेशानियां हैं। हम बिहार को एआई का हब बनाएंगे। अब यहां पर दो बातें समझिए आप। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि बिहार के अंदर भूमि की कमी है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। क्या यह व्यवहारिक तौर पर आपको ठीक लगता है? क्या बिहार में 5-7 ग्राम पंचायतें, 10 ग्राम पंचायतें अगर एक साथ आए, अगर ग्राम सभा की जमीन दें, तो क्या इतनी जमीन भी नहीं होगी कि वहां पर एक फैक्ट्री लग सके? या 5-7-10 गांव जो है वो बिहार के लिए क्या वो जमीन नहीं जुटा सकते हैं? क्या सरकार के पास में जमीन नहीं है? सरकार के पास में भी जमीन होती है, और सरकार वैसे भी तो लीज पर एयरपोर्ट, पोर्ट, दुनिया भर की चीजें, बनी बनाई चीजें दे रही है। अडानी साहब को आप देखिए कि नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन वो लीज पर मिल गया, और बहुत सारी चीजें वो लीज पर मिली हुई है। कई एयरपोर्ट जो दनादन तरीके से चल रहे थे, जो बम्पर कमाई कर रहे थे, प्रॉफिट में थे, बने बनाए थे, सब कुछ था, वो लीज पर मिल गए। तो मतलब बना बनाया स्ट्रक्चर, जो सालों का स्ट्रक्चर है, सरकार का स्ट्रक्चर है, बड़ा ढांचा है जिसको सरकार ने तैयार किया सालों पहले, जो पॉपुलर है, जो पैसा दे रहा है, इनकम दे रहा है, उसको आप लीज पर दे देंगे। और जहां जमीन से जाकर के चीजों को तैयार करना है, वहां पर आप कह रहे हैं जमीन नहीं है, भूमि नहीं है। ये किस तरह की बात है? और दूसरी बड़ी बात, वो कह रहे हैं एआई का हब बना देंगे। अब जरा ये बात भी समझिए आप। एक तरफ बिहार में आप शिक्षा को लेकर के, गरीबी को लेकर के बार बार जो है वो ये कहते हैं, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। यानी शिक्षा उस लेवल की नहीं है कि बिहार जो है वो बहुत प्रगति कर पाए या बिहार के लोग वो सक्षम तरीके से नौकरी कर पाए। हालांकि बिहार से आईएएस आईपीएस खूब निकलते हैं, लेकिन वो वही निकलते हैं जो घर परिवार से सक्षम है, या फिर बहुत जनूनी कोई है तो वो निकल पाता है, सामान्य तौर पर आदमी नहीं निकल पाते हैं। तो दो बड़ी बातें हैं यहां पर। एक तरफ आप जमीन की बात कह रहे हैं, तो जमीन की बात कितने गले उतरती है आप लोग बताइए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एआई का हब बना देंगे। अब एआई का हब बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि बिहार के आदमियों के ऊपर जादू की छड़ी घुमाई जाएगी और वो सब जो है उनकी ब्रेन वो ऐसी हो जाएगी कि वो एआई के अंदर झंडे गाड़ देंगे।
अब आपको कोई कहे, मुझे कोई कहे कि भैया आपको एआई के लिए काम करना है, क्या ये रातों रात संभव है कि आप एआई के लिए काम कर पाएं? या ये मेरे लिए संभव है? नहीं संभव है। जो आदमी जो कर रहा है वो उसमें संभव है, या जिस आदमी को आपने जिस तरीके की शिक्षा दीक्षा दी है उस तरीके से संभव है। लेकिन अमित शाह जी हैं, अब बयान दे दिया। अब इनके बयान को लेकर के राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल बिहार में सरकार चलाने के बाद भी गृह मंत्री बहाने बना रहे हैं कि फैक्ट्री तो गुजरात में ही लगेगी, लेकिन वहां लेबर बिहार की होगी, बिहारी अब इनके झांसे में नहीं आएंगे। आरजेडी ने लिखा है कि अमित शाह जी ने कह दिया है कि फैक्ट्री तो गुजरात में ही लगेगी, गरीब बिहार मजदूर सप्लायर राज्य बना रहेगा। गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी की निष्ठा तो गुजरात के प्रति रहेगी। बिहारी अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी लोभ में कुछ दिखता ही कहां है। बिहार वासियों को बहलाने के लिए अमित शाह ने एआई का झुंझुना थमा दिया है, लोभ से इसे बजाते रहिए। जिस केंद्र सरकार ने 11 साल में बिहार में आईटी आईआईटीज के क्षेत्र में एक काम नहीं किया, जिस भाजपा नीतीश की राज्य सरकार ने 20 साल में बिहार में सरकारी कॉलेजों में ढंग की कंप्यूटर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं की, वह लोग आज एआई का सपना बिहार को दिखा करके फिर से मूर्ख बना रहे हैं। अब देखिए, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ व्यवहारिक बातें, कुछ प्रैक्टिकल बातें वो समझने वाली है। यहां पर गृह मंत्री कह रहे हैं कि बड़ी जमीन नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है, तो कम से कम वो ये डाटा दे देते, आंकड़ा दे देते कि बिहार में हमने कितनी छोटी इंडस्ट्री लगाई है, बिहार में रोजगार के कितने साधन उत्पन्न किए हैं, बिहार में किस तरीके से आपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो आप कम से कम ये तो बता सकते थे ना। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम एआई का हब बना देंगे। क्या एआई का हब बनाने वाली बात गले उतरती है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है इसमें कि क्या जो बिहार में दबा कुचला या बिहार में जो पिछड़ा है, गरीब है, क्या जो देख रहा था कि चलिए कम से कम अब जाकर के उसके अच्छे दिन आ जाएंगे, हालांकि अच्छे दिन की बात 2014 से हो रही है और 2014 से ही बीजेपी को बिहार में बम्पर तरीके से सांसद मिलते रहे हैं। बिहार में बीजेपी की डबल इंजन की नीतीश के साथ सरकार चलती रही, सिर्फ 17 महीने छोड़ करके। 11 साल में से सिर्फ 17 महीने ऐसे रहे जहां पर उनकी सरकार नहीं रही, वरना डबल इंजन की सरकार चलती रही। तो अब सवाल यह है, और सवाल यह भी है कि जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, वो गरीब है, वो पिछड़ा है, और वो ये देख रहा है कि बीजेपी की अगर सरकार आ जाए, नीतीश की सरकार है इसलिए शायद उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बीजेपी की अगर सरकार आ जाए तो उसको रोजगार मिल जाएगा। तो क्या वो ये देख रहा है कि बीजेपी की सरकार आ भी गई तो वो रोजगार दे पाने में कामयाब है, या वो रोजगार के नाम पर कह रही है कि जमीन नहीं है? मतलब किस तरह की बातें यहां पर हो रही है, जरा बताइए इस बात को। ये अपने आप में अमित शाह जी का बयान जो है वो गरीब तबके पर क्या असर डालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और गरीबों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के मोहन भागवत ने जो कहा था उसको कुछ देर बाद में मैं आपको विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर चुनाव खुद तो नहीं लड़ पाए, लेकिन वो चुनाव में क्या असर डालेंगे ये देखना बाकी है। उनकी क्या जो है वो बिहार में भूमिका होगी, किस तरीके से वो किसके वोट बढ़ाएंगे, किसके वोट काटेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने तस्वीरें दिखाई और ये तस्वीरें दिखाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर दानापुर की सीट है और दानापुर की सीट से हमारे प्रत्याशी वो अचानक से गायब हो गए, और मीडिया में कहा कि दानापुर में जनसुराज के जो उम्मीदवार है वो भाग गए। दरअसल वो भागे नहीं थे, उनको खींच लिया गया था। कुछ ताकतें हैं, कुछ फोर्स है जो खींच लेती है। यहां पर प्रशांत किशोर ने कहा कि दानापुर में हमारे जो उम्मीदवार थे अखिलेश, जिनको मुटुर शाह कहते हैं, अखिलेश मुटुर शाह, वो अमित शाह के साथ में थे, उनका फोन बंद था। और यहां पर बीजेपी ने अपने बड़े कद्दावर नेता को उतारा है, राम कृपाल को। अब राम कृपाल को जिताने के लिए, फेमस है राम कृपाल, और उनको जिताने के लिए बीजेपी को इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। और क्या वाकई प्रशांत किशोर के कैंडिडेट वहां पर विनिंग कंडीशन में थे, या फिर कुछ 5,000 10,000 वोट काटने की कंडीशन में थे? क्या वजह रही? सुनिए जरा प्रशांत किशोर को। दानापुर में महागठबंधन की ओर से
एक सज्जन जो चुनाव लड़ते हैं उनकी छवि एक बड़े बाहुबली अपराधी प्रवृत्ति के नेता के तौर पर है, जो अभी जेल में है। और फिर भी वहां भाजपा जब लड़ती है तो इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये डराते हैं कि भाई हमको वोट दे दो, नहीं तो जो सज्जन राजद से जीतते हैं वो आ जाएंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। तो इस बार दानापुर की जनता ने ये तय किया था कि भैया उनसे डर के हम लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते। और दानापुर के सारे व्यवसायी एक साथ बैठकर उन्होंने ये तय किया कि भाई कोई भी जीतता है, सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा दिक्कत दानापुर में बिजनेस व्यापार करने वाले लोगों को होती है। वहां के जो दोनों ओर के बाहुबली नेता हैं वो उनको परेशान करते हैं। तो वहां के लोग यहाँ आए, मेरे साथ उनकी 3 राउंड 4 राउंड बैठकें हुई और सबने मिलकर आपस में से एक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पर व्यवसायी भी हैं, उनका नाम अखिलेश है, वैसे बोलचाल की भाषा में उनका नाम मुटुर शाह है, वो लोग आए और पूरे समाज ने मिलकर ये तय किया कि मुटुर शाह जी को भैया आप टिकट दीजिए। रीतलाल यादव के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से रीतलाल यादव को जो वोट देने की व्यवस्था बनी है, इससे हम लोग निकल सके। मैं आपको उसका चित्र जारी कर रहा हूं। ये मुटुर शाह हैं जो मनोज भारती जी के हाथ से यहां से सिंबल लेकर गए और ये साहब सिंबल लेकर तो गए, लेकिन वहां पर निर्वाचन के ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। ये कहां गए? पूरे दिन तक मीडिया में अफवाह चलता रहा और भाजपा वाले ये बताते रहे कि रीतलाल यादव ने, उनके गुंडों ने, राजद के गुंडों ने जन सुराज के उम्मीदवार को बंधक बना लिया है। तो अब मैं आपको वो चित्र दिखा रहा हूं कि ये साहब उस दिन मुटुर शाह जी कहां थे। ये देखिए, ये हैं भारत के गृह मंत्री, ये भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी हैं भारत के गृह मंत्री और साथ में है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत सरकार के मंत्री हैं और भाजपा के यहाँ चुनाव के अधिकारी हैं, प्रभारी हैं। देखिए आप लोग, आचार संहिता की बात होती है, वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। ये है भाजपा के चाल चरित्र चेहरा। ये देखिए भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और बता रहे हैं ट्विटर पर बैठ के कि जनसुराज के उम्मीदवार भाग रहे हैं। आप बताइए, कोई साधारण व्यवसायी जो राजनीति करता है उसको भारत के गृह मंत्री अगर बुलाकर अपने साथ बैठा ले तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? और कहां है चुनाव आयोग? एक वोटर को आप पैसा देते हुए, डराते हुए अगर दिख जाए तो आप पर इल्जाम लगता है कि आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया। और यहाँ भारत के गृह मंत्री और केंद्र में भाजपा के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुलेआम जनसुराज के प्रत्याशी को अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ घेरे हुए हैं और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चुनाव आयोग को अभी आपको ये जारी करने के बाद आधिकारिक तौर पर हम लोग चुनाव आयोग को हम लोग निवेदन करने जा रहे हैं कि देखिए कि जनसुराज के प्रत्याशियों के साथ क्या हो रहा है। ये जनसुराज के प्रत्याशी के साथ नहीं हो रहा है, ये वो डर है, वो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी जो खत्म करने का रास्ता जनसुराज ने बनाया है, उससे छटपटाहट जो पैदा हुई है उसी का नतीजा है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब बताइए इसको लेकर के क्या कहा जाए। अगर वाकई गृह मंत्री इस तरह के काम में हैं, हालांकि गृह मंत्री पर आरोप लगते रहे हैं कि जहां सरकार बनने की संभावना नहीं होती है वहां पर भी वो सरकार बना देते हैं। हेलीकॉप्टर, सूटकेस उस चीज के लिए मशहूर बताए जाते हैं। विपक्ष बार बार इस तरह के आरोप जो उन पर लगाता है,
लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई इतनी बुरी स्थिति है बीजेपी की कि अब प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को उठाना पड़ रहा है। और प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मपुर में जनसुराज के प्रत्याशी को उनको नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया, इसकी भी एक कहानी है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि गोपालगंज से जनसुराज के प्रत्याशी हैं डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, और उनको बीजेपी ने चुनाव तक नहीं लड़ने दिया। ये हम लोग के गोपालगंज के वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो रघुनाथ पांडे यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनके दामाद हैं। हम लोग के साथ मांझी से लड़ रहे इस राज्य के बहुत बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के क्लासमेट और दोस्त हैं। और हम लोग के पार्टी में विनीता विजय जी, जो वरीय नेत्री हैं, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, ये डॉक्टर साहब उनसे भी जुड़े रहे। जनसुराज से इनका वास्ता करीब 1 साल पुराना है। मेरी सभाओं में, हम लोग की बैठकों में लगातार आते रहे। इनको जनसुराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूँ। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। यह है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। कल सुबह सबसे पहले जब मुझे ये सूचना मिली, वाईवी गिरी जी ने इनसे लंबी बात की फोन पर। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जनसुराज के साथ हूं, किसी भी तरीके से पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसके बाद मेरे से इनकी फोन पर बात हुई है। 11 बजे डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रशांत जी, हम पर थोड़ा दबाव बना रहे हैं लोग, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब अपने घर से निकले और जाकर अपना नामांकन वापस करने का आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कॉन्टैक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। ये आपको मैं 3 जो घटना हुई है, ये इससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। बात 3 प्रत्याशियों की नहीं है, क्योंकि जनसुराज के 240 योद्धा भी हैं मैदान में। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं। और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जनसुराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। हम लोग महागठबंधन नहीं हैं। ये लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि महागठबंधन से भी कोई बाहुबली खड़ा है, महागठबंधन से भी कोई बालू माफिया खड़ा है। तो जाएंगे और जनता में कहेंगे कि अरे भाई, ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, इनको वापस नहीं आने देना है तो हमको वोट दे दो। लेकिन ये डरते हैं अच्छे लोगों से, ये डरते हैं डॉक्टरों से, ये डरते हैं शिक्षाविद से, ये डरते हैं समाज सेवियों से। जो आपने एक डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में, गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता है, इनको अच्छे लोगों से डर लगता है। ये जनसुराज का डर है। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाएं, जनसुराज को विजयी बनाएं। अब बताइए इसको क्या कहा जाए? और बीजेपी क्या वाकई ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी स्थिति में है कि बहुत कुछ जो है बीजेपी के हाथ लग जाएगा? अब जरा मैं आपको बता देता हूं, एक बयान ऐसे ही कुछ निकल करके सामने आया था। चूंकि हम बयान पर बात कर रहे थे, अमित शाह जी के बयान पर बात कर रहे थे। अमित शाह जी ने जिस तरीके से बयान दिया फैक्ट्री लगाने को लेकर के, और
उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि फैक्ट्री लगाने को लेकर के, इंडस्ट्री लगाने को लेकर के उनका जो बयान है वो गरीब तबके पर क्या असर डालेगा। और मुझे लगता है इसको समझने के लिए आपको मोहन भागवत का एक बयान वो देख लेना चाहिए। मोहन भागवत का एक बयान जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। मोहन भागवत ने 2015 में बयान दिया था। ये विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिया गया था और उस वक्त में उन्होंने आरक्षण को लेकर के उसकी समीक्षा करते हुए एक बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। बयान मैं आपको कोट करता हूं। देश के हित में और एक अराजनीतिक समिति, नॉन पॉलिटिकल कमेटी गठित की जानी चाहिए जो आरक्षण नीति की समीक्षा रिव्यू करे। उन्होंने जोर दिया कि आरक्षण का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है और इसे संविधान निर्माताओं की मूल उद्देश्य यानी सही जरूरतमंदों तक पहुंच के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। और यह बयान जब उन्होंने दिया तो खुद अमित शाह थे वो शख्स जो बीजेपी के उस वक्त में अध्यक्ष थे। उन्होंने जो है वो कहा कि ये जो बयान दिया है ये बयान उनका निजी है, पार्टी इससे जो है सहमत नहीं है। लालू यादव ने इसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बताया था। राघोपुर रैली में लालू यादव ने कहा कि भागवत जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं लेकिन बिहार के पिछड़े वोटर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे एससी एसटी ओबीसी के वोटर वो बीजेपी से नाराज हो गए। बीजेपी ने किनारा कर लिया था। अमित शाह जी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वर्तमान नीति में कोई बदलाव नहीं होगा और पार्टी ने बयान को व्यक्तिगत राय बताया था। और उसके बाद में चुनाव का परिणाम आया तो चुनाव के परिणाम में बिहार में जहां पर बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 31 सीटें मिली थी, वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में केवल 53 सीट मिली 243 में से। यानी गरीबों ने, पिछड़ों ने या संविधान के समर्थकों ने उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया मोहन भागवत के उस बयान को। हालांकि एक चुनाव में हार जीत का केवल एक ही फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन एक फैक्टर कई बार क्लिक कर जाता है, कोई एक फैक्टर जो है वो ट्रिगर बन जाता है। अब देखते हैं कि अमित शाह जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इससे बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।